नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजलाल संत कबीर विद्यापीठ पीजी कॉलेज के सभी छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग आज ज्योग्राफी भूगोल विषय के संदर्भ में कुछ विशेष टॉपिक पर शुरुआत करेंगे। उस टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान। उस टॉपिक का नाम है जलवायु विज्ञान, ठीक है। क्लाइमेटोलॉजी, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत, विश्व भूगोल के अंतर्गत आता है। क्या है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी? इसमें आज हम लोग शुरू करेंगे वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जैसे कि मान लिया जाए ये हमारा ये हमारा जो है पृथ्वी है। पृथ्वी, इसके बारे में इससे पहली क्लास में हमने बेसिक अक्षांश और देशांतर क्या होता है उसके बारे में हमने बताया है। आप देखेंगे एक फॉर एग्जाम्पल के रूप में कि आप जैसे ही ऊपर जाएंगे ये हमारी पृथ्वी है। ये पृथ्वी का ध्रुव है और ये जो भाग है इसको हमने विषुवत माना है, ठीक। तो आप जैसे जैसे थोड़ा सा ये जो लाइन है आप जैसे जैसे ध्रुव से या विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाते हैं, यहीं से शुरू करके एक 3D पे चित्र है। थोड़ा सा मैं 2D में ही समझाऊंगा। अब प्रकरण यह है कि आपको एक वायुमंडल दिखता है। क्या है वायुमंडल? यह जो है ध्रुवों से या विषुवत रेखा से ऊपर जैसे ही आप जाते हैं, एक आपको हवाओं का मंडल, जिसमें बहुत सारे हवाएं हैं, वो हवाओं का मंडल ही, हवाओं का मिश्रण ही वायुमंडल कहलाता है।
वायु मंडल कहलाता है। पहली बात, इस बात को आप समझ रहे हैं। हवाओं का मिश्रण। अब इसमें कौन कौन सी हवाओं का मिश्रण है, पहले इस चीज को समझिए। क्योंकि देखिए, जैसे यह जो मंडल है, इसको हम कहेंगे कि ये क्षोभ मंडल है। क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे हम कि यह क्षोभ मंडल है। क्योंकि यह वायुमंडल का जो संरचना होता है कई परतों में होता है। क्षोभ मंडल है। फिर हम कहेंगे कि समताप मंडल है। समताप मंडल है। फिर हम कहेंगे कि मध्य मंडल आ जाएगा। इसी प्रकार फिर हम कहेंगे कि आयन मंडल आ जाएगा, फिर बाह्य मंडल आ जाएगा। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो हमारा वायुमंडल है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है, उसका ध्रुव और विषुवत रेखा से जैसे ही ऊपर आप जाते हैं तो लगभग जो है 840 किलोमीटर तक आपको वायुमंडल के जो तमाम प्रकार के गैसों का मिश्रण है वो देखने को मिलता है। और इसी वायुमंडल के माध्यम से ही आप देखते हैं कि सूर्य की जो लघु किरणें हैं, इसी वायुमंडल के माध्यम से हमारे धरती पर आता है और इससे हमारे धरती पर सूर्य प्रकाश की प्राप्ति होती है इसी वायुमंडल में। और यही वायुमंडल, यही सूर्य की किरणें फिर पृथ्वी के द्वारा दीर्घ विकिरण के रूप में छोड़ी जाती हैं, जिससे हमारे पृथ्वी का जो निरंतर तापमान है 15 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। खैर, उसमें परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये है वायुमंडल। अब जो वायुमंडल है, वायुमंडल है, यह कई प्रकार की गैसों से मिला है। इसमें भारी गैसेज हैं, भारी गैस हैं, इसमें हल्की गैस हैं, इसमें कुछ अक्रिय गैस हैं, ठीक। लेकिन हमारे वायुमंडल में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाता है, सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वह है नाइट्रोजन, जो आपका 78%। इसके बाद है ऑक्सीजन, जो आपका 21%। यह है वायुमंडल के जो कंपोजिशन है। कुछ भारी गैसेज हैं, कुछ हल्की गैसेज हैं, कुछ अक्रिय गैसेज हैं। इनके बारे में थोड़ा बात करते हैं। देखिए, जो भारी गैसेज हैं, ये हमारे वायुमंडल में लगभग 99% भाग में पाया जाता है, भाग पर पाया जाता है। और खास करके निचले वायुमंडल में अधिक, निचले वायुमंडल में अधिक। और इसमें आप देखेंगे कि जलवाष्प है, सॉरी, जलवाष्प है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धूल कण है, धूल कण है, सॉरी, धूल कण हैं, ठीक, पाए जाते हैं हमारे वायुमंडल में भारी गैसों के अंतर्गत, जो कि निचले मंडल में पाया जाता है। अब अगर जलवाष्प की बात किया जाए, यह वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाता है, मैक्सिमम सर्वाधिक पाया जाता है, लेकिन असमान रूप से पाया जाता है। असमान क्यों?
असमान इसलिए कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं ना, ध्रुवों की तरफ, तो इसमें कमी आती है। जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो इसमें कमी आती है जलवाष्प में। इसी प्रकार धूल कण है, धूल कण भी हम जलवाष्प के तरह ही, धूल कण जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, यह भी असमान है। जब आप देखेंगे कि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इसकी मात्रा में कमी आती है। दूसरी बात, धूल कण का एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में महत्व इसलिए है, इसी धूल कण के सहारे जो जलवाष्प होता है ना, इसका संघनन होता है, इसका जो है संघनन होता है इसी धूल कण के सहारे, इसी धूल कण के सहारे इसका जो है संघनन होता है। संघनन का मतलब बादल का निर्माण होता है जो जलवाष्प के माध्यम से। ये रहा। और धूल कण का भी इंपॉर्टेंट इसलिए है कि यह सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही है। बादल के निर्माण की वजह से धूल कण जो है, इसे सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही के रूप में मानते हैं। धूल कण को सूक्ष्म आर्द्रता ग्राही, चूंकि इसी के माध्यम से अभी आपको हमने बताया संघनन मीन्स बादल का निर्माण होगा। और धूल कण के ही सहारे सौर किरणों का प्रकीर्णन होता है, आप देखते होंगे कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के बाद के समय जो है आकाश लाल दिखाई देता है। इसका कारण यही है, धूल कण। इसके साथ साथ कुछ हल्की गैसेज भी पाई जाती हैं, जैसे हाइड्रोजन एवं हीलियम, ठीक। लेकिन हल्की गैसेज जो पाई जाती हैं, इसके साथ साथ हल्की गैस भी पाई जाती हैं, जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम, लेकिन ये हमारे वायुमंडल के ऊपरी परत में। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा जान लें आप। देखिए, ये जो ऊपर का परत है, ये ऊपरी परत है। यहां पे आपको हाइड्रोजन व हीलियम जैसे गैसेज मिलते हैं, लेकिन जो भारी गैसेज हैं, ये जो आपके नीचे की परत है, जो आपके ये जो निचला परत है, नीचे का निचला परत जो होता है, यहां पे आपको भारी गैसेज, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसे तमाम सारे गैसेज है, इसमें धूल कण को भी रखा जाता है। तो ये मिलने का यहां वो है, ठीक। ये बात आप समझ रहे हैं। इसके साथ साथ कुछ हमारे वायुमंडल में अक्रिय गैसेज भी है, जैसे हीलियम, नियान, जिनान, क्रिप्टान, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ अक्रिय गैस जैसे हीलियम, जिनान, क्रिप्टान
आर्गन, रेडान, रेडान। असल में अक्रिय गैसें बहुत अल्प मात्रा में मिलती हैं। ये जो गैसेज हैं ये बहुत अल्प मात्रा में मिलती हैं। और इसमें भी जो रेडान गैस है ना, ये भूकंप या ज्वालामुखी, भूकंप या ज्वालामुखी आने के बाद ही वायुमंडल में दिखाई पड़ते हैं। वायुमंडल में दिखाई पड़ते हैं। ठीक, ये जो गैसेज हैं ये गैसेज जो हैं वायुमंडल में, जिससे रेडान गैसेज हैं, भूकंप या ज्वालामुखी के दौरान ही दिखाई पड़ते हैं। ये तो रहा हमारे वायुमंडल में जो कंपोजिशन है गैसों का, कैसे ऊपरी परतों में, निचले परतों में कुछ अक्रिय गैसेज हैं, कैसे मिलता है। अब हम बात करते हैं कि वायुमंडल का संरचना। जैसे मान लिया जाए ठीक, इसको मान लिया जाए ध्रुव है और इसको मान लिया जाए विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, विषुवत रेखा आप समझ रहे होंगे, वो जो 0 डिग्री अक्षांश होता है, जो अक्षांश रेखा है, उसे विषुवत रेखा कहते हैं। और जो विषुवत रेखा से आप देखते हैं कि जो ऐसे अक्षांश खींचते खींचते जो ऊपर ध्रुव पे चला जाता है उसे ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जो 90 डिग्री है। ठीक है, ये 0 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है, अब देखिए इसके कई संरचना होते हैं। जैसे पहला क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। फिर समताप मंडल, फिर जो है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल, फिर आपका जो है ये बाह्य मंडल है। ये जो है आपका अंतरिक्ष का भाग है, अंतरिक्ष का भाग है। जो बाह्य मंडल है ये आपका अंतरिक्ष का भाग है। ठीक है, और इस बाह्य मंडल में ही जो आप देखते हैं जो सैटेलाइट उपग्रह वगैरह होता है, उपग्रह संचार, उपग्रह संचार इसी में रखे जाते हैं, इसी में छोड़े जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में जान लें। क्षोभ मंडल की जो ध्रुव पे ऊंचाई है वो कम है, विषुवत पे ज्यादा है। यहाँ पे ध्रुव पे 8 किलोमीटर है और विषुवत पे 12 किलोमीटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि विषुवत जो होता है वो लो प्रेशर का फील्ड होता है। लो प्रेशर के वजह से यहाँ की हवाएं जो है, यहाँ की हवाएं गर्म होती हैं और गर्म होने की वजह से हल्की हो जाएंगी, हल्की हो जाने की वजह से इसका विस्तार होता है। तो यह जो क्षेत्र होता है क्षोभ मंडल, विषुवत पे बड़ा होता है और यहाँ हाई प्रेशर है, उच्च दाब है। क्योंकि आपको पता है, हमने बताया कि जो सूर्य की किरणें हैं विषुवत रेखा पे लंबवत, लेकिन वहां जो क्षैतिज पड़ती हैं, दूरी अधिक पड़ता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है हवाएं ठंड चीज भारी होता है और भारी आपको पता है नीचे की ओर जाता है, नीचे की ओर, जिसकी वजह से जो है यहाँ कम होता है, वहां
ज्यादा होता है। ये बात आप समझ रहे हैं। क्षोभ मंडल की और विशेषता यह है, यहां जो वायु चलती है ना वो ऊर्ध्वाधर चलती है। यहां वायु जो है ऊर्ध्वाधर चलती है। अब वायु ऊर्ध्वाधर की वजह से पता है आपको, यहां पे जलवाष्प, धूल कण, ऐसे तमाम सारे गैसेज मिलते हैं, जिसकी वजह से यहां पर बादल निर्माण जैसी घटना होती है। बादल निर्माण जैसी घटना होती है। अब जब बादल निर्माण जैसी घटना होगी तो बारिश वगैरह, मौसम का बनना यहीं पे होगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो वायुयान वगैरह होते हैं ना, वो नहीं उड़ाए जा सकते, जिसके कारण जो है यहाँ पे वायुयान नहीं उड़ा सकते। ठीक है। और बादल का निर्माण होता है, वायु की ऊर्ध्वाधर गति है। तो ये रहा आपका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल की एक विशेषता और है कि इसमें जो है प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर बढ़ते बढ़ते तापमान में जो है कमी आता है, जो टेम्परेचर है उसमें कमी आता है क्षोभ मंडल में। ठीक है, इस बात को आप समझ रहे हैं। ये हो गया। अब समताप मंडल है। समताप मंडल की विशेषता देखिए क्या है। इसमें क्या है ना कि ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ठीक है। और ऑक्सीजन गैस जो होता है, इस गैस पे जब अल्ट्रावायलेट, जो सूर्य की प्रकाश की किरणें हैं, उसमें जो अल्ट्रावायलेट आप देखते हैं, ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट के प्रभाव से क्या होता है, ये ऑक्सीजन जो है O+O ऑक्सीजनीकृत जो है अणुओं में टूट जाता है। ऑक्सीजनीकृत जो है अणुओं में टूट जाता है ऑक्सीजन। और यह जो ऑक्सीजनीकृत अणु होते हैं, ये पुनः जो है O और O2 से मिल करके O3 का निर्माण करते हैं। यूवी जो है अल्ट्रावायलेट की उपस्थिति में ऑक्सीजनीकृत अणु मिल करके O3 का निर्माण करते हैं। यही O3 जो है ओजोन होता है। क्या कहलाता है? ओजोन। इसको हम जो है यहां बता रहे हैं आपको, ओजोन। ओजोन का निर्माण हो गया। जो पता है आपको, जो धरती पर, पृथ्वी पे, जो धरती पर मानव जीवन के लिए बहुत प्राण, एक तरीके से लोगों के अंदर तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, वो जो सूर्य की पराबैंगनी हानिकारक किरणें उसको रोकता है, जिससे हमारे धरती का कई प्रकार के इसके लाभ हैं मानव जीवन में, हमारे वायुमंडल में, पारिस्थितिकी तंत्र में। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे जो हवाएं होती हैं ऊर्ध्वाधर नहीं चलता है। हवाएं इस पे, यहाँ पे जो हवाएं होती हैं समताप मंडल में, यहाँ हवाएं जो है क्षैतिज चलता है। तो क्षैतिज चलने की वजह से क्या होता है कि वायुयान उड़ाया जा सकता है। मध्यमंडल की विशेषता यह है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ता है। जैसे अभी आपने देखा कि ऊपर जैसे ही जाएंगे आप, टेम्परेचर में कमी होती है, लेकिन पुनः यहाँ समताप मंडल में टेम्परेचर बढ़ जाता है, और यहाँ भी मध्यमंडल में भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि आयन मंडल। ठीक है। एक चीज और जान लें कि क्षोभ मंडल के ये जो बीच की ये लाइन है, ये क्षोभ सीमा कहलाती है। ये जो है क्षोभ सीमा कहलाती है, और यहाँ जो है समताप सीमा कहलाती है। ठीक है। तो नेक्स्ट है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या है? देखिए, आयन मंडल में क्या है इसे भी जानने की जरूरत है। आयन मंडल में थोड़ा सा निम्न दाब के आयन मंडल जो है, यहाँ पे बहुत अत्यल्प मात्रा में कम दाब के, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस बहुत कम मात्रा में, और निम्न दाब के, दाब कैसा है, लो प्रेशर के हैं ये सब। इसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे गैसेज जो है मिलते हैं।
ठीक, उसमें आप देखेंगे बहुत ही कम दाब के गैसेज जो है मिलता है। ठीक है, बहुत ही कम दाब का। अब आपको मैंने चित्र बताया था, तो ये आपका जो है, ये जो आयन मंडल का क्षेत्र है, आयन मंडल, ठीक है। अब इसमें होता क्या है आयन मंडल में? अब आयन मंडल में जो कम दाब के ऑक्सीजन व नाइट्रोजन है ना, ये जब इस पर अल्ट्रावायलेट का प्रभाव पड़ता है ना, सूर्य की पराबैंगनी किरणों का, तो ये छोटे छोटे फोटान के रूप में टूट जाते हैं। आयनीकृत, छोटे छोटे आयनीकृत परतों में, आयनीकृत परतों में टूट जाते हैं। ठीक, तो इसकी वजह से आप देखेंगे हमारी जो संचार गतिविधियां हैं, यहां से भेजा जाता है, फिर वहां से टकरा कर रिटर्न आता है, इन्हीं की वजह से। इसके साथ साथ आपको जो उल्काओं से रक्षा होता है, उल्का पिंडों से जो हमारी रक्षा होती है धरती की, इन्हीं आयन मंडल की वजह से होता है, उसे जला दिया जाता है। ठीक, इसी आयन मंडल में उसे जला दिया जाता है। तो ये हमारी धरती का उल्काओं से भी रक्षा करते हैं आयन मंडल। इसका जो एक तरीके से विस्तार बताया गया वायुमंडल में, ये 80 किलोमीटर से लेकर के आप मान के चलिए कि 840 किलोमीटर तक इसका विस्तार बताया गया है। सॉरी, 840 नहीं है, 640 किलोमीटर तक इसका विस्तार बताया गया। इसके बाद वायुमंडल है, जो आपकी स्पेस यानी अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है। तो इसी आयन मंडल में दो और घटना घटते हैं। आयन मंडल के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का, आयन मंडल के उत्तरी ध्रुव पर सूर्य का जो सौरिक तूफान है, जो सूर्य का तूफान जब प्रवेश करता है आयन मंडल के उत्तरी ध्रुव पर, तो अरोरा बारियालिस एक बहुत बड़ा प्रकाश है, चमकता हुआ दिखाई देता उत्तरी ध्रुव पर। इसी प्रकार आप देखेंगे कि दक्षिणी ध्रुव पर आप देखेंगे अरोरा आस्ट्रेलियालिस जो है देखने को मिलता है। एक बहुत बड़ा प्रकाश है। जब सौर्य प्रकाश की किरणें जो है, सौर्य तूफान प्रवेश करता है ना आयन मंडल में, तो ये बहुत बड़ा लाइट नुमा एक प्रकाश जो है उत्तरी ध्रुव पर आप देखेंगे अरोरा बारियोलिस, और दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलियालिस। इसको आप गूगल के माध्यम से इस चित्र को देख सकते हैं। इस चित्र को जो है, जो सौरिक तूफान की घटना है, इसको गूगल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा वायुमंडल का संगठन एवं संरचना। इसके ऊपर आप देखेंगे तो वायुमंडल है। वायुमंडल जो पृथ्वी के जो भी उपग्रह वगैरह होते हैं, सैटेलाइट, संचार हेतु जो भी छोड़े जाते हैं, वो वायुमंडल में ही छोड़े जाते हैं। ये रहा हम लोग का वायुमंडल के संगठन एवं संरचना। आशा और पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को यह क्लास समझ में आया होगा। जय हिंद साथियों।